चलिए, कैसा है बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं सब ठीक होगा। आवाज़ें जा रही है? चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे केकई अंदार वाला। ये जो आपके सामने है ये रूटीन है। जिस रूटीन से आपको क्लास कराया जाएगा। अब इंटरनेट की समस्या ख़त्म हो गई है बच्चे। चलिए, सभी बच्चे जुड़ जाइए। लिंक को शेयर कर दे रहे हैं ग्रुप में। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है बच्चे वो रूटीन है जिसके हिसाब से क्लासेस चलनी है। थोड़ा सा समस्याएं आई है लेकिन उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। अब क्लासेस रुकेंगी नहीं, लगातार चलते रहेगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए और ढेर सारा प्रेम चाहिए। आवाज़ आज कैसी जा रही है? चलिए, पिछले बार क्लास क्या हुआ था बच्चे कि बराबर इंटरनेट डिस्कनेक्शन की समस्या आ रही थी और बहुत सारी परेशानियों से लड़ते हुए फिर से एक बार आपके बीच खड़ा हुए हैं और आगे बढ़ेंगे। चलिए, सभी बच्चों को ग्रुप में भी भेज दिया गया है। 2 बच्चे मात्र अभी तक ऑनलाइन लाइव में जुड़े हैं। आवाज से चलिए, जो आ गए हैं लाइव में बहुत बहुत धन्यवाद। जो रवीन कहाँ हैं बच्चे? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आगे बढ़ाया जाए क्लास को। आज हम लोग क्लास 12 का दारूवाला के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। केकई एन दारूवाला, ये बहुत अच्छे राइटर हैं बच्चे, लेखक हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इनका जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है। सभी बच्चे जुड़ जाएं धीरे धीरे। चलिए, अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि ये फायर हीमैन आज अंग्रेजी था रूटीन के हिसाब से। फायर हीमैन है क्या बच्चे, और इस कविता में क्या? बंटी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग बंटी बाबू। बच्चे, बंटी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को बच्चे। अब डेली क्लास सही से चलेगा क्योंकि लाइव का समस्या, जो इंटरनेट की समस्या थी बच्चे, वो ख़त्म कर दी गई है। अब हम लोग एकदम ज़बरदस्त नेटवर्क से जुड़ गए हैं। और ये जो बच्चे पिछली बार शुरू किए थे थोड़ा सा हो नहीं पाया था, परेशानी के कारण रुक गया था क्लास। कोई बात नहीं, अब आप लोगों के बीच हैं। और जो मेरा, चलिए इंग्लिश है सर, आज इंग्लिश है बच्चे। रूटीन फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पे। इसी रूटीन से डेली क्लास चलाया जाएगा। इसमें एक दिन इंग्लिश करेंगे बच्चे। अब थोड़ा सा इंग्लिश की जगह पर इकोनॉमिक्स डालेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिसका डिमांड है इकोनॉमिक्स का, सर क्लास करा दीजिए। इकोनॉमिक्स का बहुत सारा दिक्कत आ रहा है। कोई बात नहीं बच्चे, हम आपके साथ हैं। टारगेट बोर्ड 24 सदैव आपके साथ है।
12 का है बच्चे। एकदम एकदम 8 बजे तक हैं आपके साथ लाइव में बंटी। और कैसा लग रहा है आपको बंटी? बहुत अच्छा आप जुड़े हैं बच्चे, और भी बच्चे हैं जो इंटर के, उनको जुड़ने कहिए। और कैसा लग रहा है? ये अंग्रेजी है और नीचे हिंदी लाइन लिखा हुआ है बच्चे। आपको समस्याएं नहीं होगी। दारूवाला के बारे में आज पढ़ेंगे। कौन थे दारूवाला, इंट्रोडक्शन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो दारूवाला के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। केकेएन दारूवाला 1937 से 2024, ये पिछले साल ही इनका निधन हुआ है। एक महान व्यक्ति बोल सकते हैं। अच्छा लग रहा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद बंटी। यही आपका जो प्रेम है बच्चे, हमको मेहनत करने के लिए और प्रेरित करता है। चलिए, तो दारूवाला वाज ए रिनोन्ड इंडियन पोएट। तो इंडियन पोएट हैं बच्चे, इंडियन मतलब भारतीय, और शॉर्ट स्टोरी। तो सबसे पहला यहाँ जो एक फैक्ट है, इंडियन पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और नोवेलिस्ट भी रह चुके हैं बच्चे। केकेएन दारूवाला। दारूवाला के बारे में क्या है कि 37 से 2024 तक भारतीय कवि, लघु कथाकार और उपन्यासकार थे। उपन्यासकार को अंग्रेजी में बच्चे नोवेलिस्ट बोलेंगे, लघु कथा शॉर्ट स्टोरी राइटर। चलिए, तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि ही रिसीव्ड सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड इंक्लूडिंग द साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये जो एक अवार्ड है बच्चे, वो सबसे लोकप्रियता इनको मिला साहित्य अकादमी अवार्ड जब मिला। साहित्य जो अवार्ड है बच्चे, साहित्य अकादमी अवार्ड साधारण नहीं है। हो जाएगा बंटी, घबराना नहीं है बच्चे। सर आप रोज टाइम से हो लाइव क्लास कीजिएगा तो ऑनलाइन बहुत बच्चा आएगा। आप टाइम पर लाइव नहीं आते हैं इसलिए नहीं आता है। चलिए, आपका जो ये बता रहे हैं बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे से उसके ऊपर जो है हम फोकस करेंगे। चलिए, अब जो बच्चे जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर दारूवाला के विषय में बच्चे बंटी क्या समझे हो? तो 1937 में जन्म होता है, 2024 में निधन होता है। दारूवाला अपने विषय में क्या बताना चाहते हैं कि केकेएन दारूवाला बोल रहे हैं बच्चे कि हम एक इंडियन पोएट हैं, भारतीय लेखक हैं, और हम शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं बच्चे, और नोवेलिस्ट भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चे प्रश्न है कि दारूवाला को जो है कौन सा अवार्ड मिला है? साहित्य अकादमी मिला है बच्चे। साहित्य अकादमी मिला कब है? 1984, जब अंग्रेजी में बोल रहे होंगे, और हिंदी में जब बोल रहे होंगे 1984 बोलेंगे। चलिए, पद्मश्री भी इनको 2014। देखिए इनका 4 जो है ना, बड़ा एक लकी नंबर है, क्योंकि निधन 4, साहित्य अकादमी 4, 2014 पद्मश्री। तो 4 को लेकर के आप इसका एक दिमाग में, माइंड में बना सकते हैं कि सर कह रहे थे कि जन्म 1937, 2024, 1984 या 2014। चलिए, माइंड में। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है बच्चे। अपार्ट फ्रॉम लिटरेचर ही हैड ए डिस्टिंग्विश्ड करियर इन द इंडियन पुलिस सर्विस, IPS यानी IPS एंड रिसर्च एनालिसिस विंग, यानी राव में भी कार्यरत रह चुके हैं। तो राव में भी इनको काम करने का मौका मिला है, और IPS पद पे भी रह चुके हैं। कहता है कि साहित्य के अतिरिक्त उनका भारतीय पुलिस सेवा और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में भी शानदार करियर रहा है। तो शानदार करियर मतलब आसान नहीं है। His poems explore themes like self-deception, death, love, violence, and social disharmony। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश कठिन है बच्चे, मानते हैं, लेकिन क्या करिएगा,
उसके लिए नीचे हिंदी दिए हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए, बेहतर लगे। चलिए, तो यहाँ पर कहें कि उनकी जो कविताएं हैं बच्चे, जो आप पढ़िएगा केकैयन दारूवाला का, आत्म धोखे, मृत्यु, प्रेम, हिंसा और सामाजिक असमंजस्य जैसे विषय की प्रताड़ करता है। हर तरह के लेखक होते हैं बच्चे, उनकी कविताएं होती है, उनका भाव होता है, अर्थ होता है। और मेरे संदर्भ में जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि वाली बात होती है। जो कवि होते हैं बच्चे, जहाँ प्रकाश नहीं जाता है वहाँ कवि की बातें जाती हैं। तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कविताएं की जो बात है बच्चे ने, वो दूर दूर तक जाती है। तो अभी जो आपको पढ़ाएं दारूवाला के विषय में, जन्म बताएं बच्चे, निधन बताएं, उनको जो अवार्ड मिला उसके बारे में बताएं, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, किस सेवा में रहे थे बच्चे बताइए। तो आईपीएस जैसे पद पे रहें, कब बने हैं बता देंगे। राव जैसे जो इंटेलिजेंस हैं भारत के खुफिया एजेंसी, उसमें काम कर चुके हैं। और अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन पे आते हैं कि भाई पढ़ाई और जीवन क्या था इनका। प्रारंभिक जीवन अर्ली लाइफ और शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। तो कहता है ही वाज बोर्न ऑन 24 जनवरी 1937 इन लाहौर पंजाब। तो पंजाब बच्चे, आधा पंजाब जो है पाकिस्तान में है और आधा पंजाब भारत में है। तो लाहौर जो है बच्चे, लाहौर ये वर्तमान समय पाकिस्तान में है। तो उस समय पाकिस्तान और अभी भी पाकिस्तान। प्रोविनेंस ब्रिटिश इंडिया इन ए पारसी फैमिली। ये सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि ये कैसे परिवार से आते थे बच्चे। तो पारसी परिवार से आते थे। किस परिवार से आते थे? पारसी परिवार से। ये समझना आपको बेहद जरूरी है। पारसी लोग थे। चलिए, सभी बच्चे समझ में आ रही है मेरी बात। हम क्या बता रहे हैं कि कहीं दारूवाला के विषय में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा और उस समय इन्हें कहिएगा कि सर बहुत सारा चीज हम भूलिए गए हैं, अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं बताए हैं। जन्म बताए हैं 37, 2024 निधन, 1984 अवार्ड। कौन सा अवार्ड बच्चे? साहित्य अकादमी। और 2014 में फिर जाके एक बार अवार्ड मिला है पद्मश्री। आईपीएस रहे हैं, रॉ में भी काम किए हैं भारत के लिए। और 24 जनवरी 1937 को जन्म हुआ है लाहौर पंजाब में। एक बात और बताएं कि लाहौर पंजाब में दारूवाला का जन्म हुआ है। आज जो कविता पढ़ रहे हैं बच्चे, फायर हीमेन पढ़ रहे हैं। एक पोएम है क्लास 12 का और सब कुछ बता रहे हैं। सब कुछ देख लीजिए ऊपर, सब कुछ। और जिस चैनल पे आप पढ़ाई करते हो बच्चे, उस चैनल का नाम है टारगेट बोर्ड 24। क्या आपको साफ साफ दिख रहा है? चलिए, बहुत सारी चीज़ों को बदलाव किए हैं बच्चे। आज पूरे 1 साल होने जा रहा है चैनल का। और मेरा बहुत समय से इच्छा था कि हम बच्चों के लिए YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर आएं और पढ़ाएं और अपनी अनुभव को साझा करें। चलिए, तो लाहौर पंजाब में जन्म हुआ। ब्रिटिश पारसी फैमिली में थे बच्चे। ये पारसी कौन होते हैं? तो पारसी समुदाय जो है बच्चे, हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं, जिसमें एक धर्म पारसी है। इनका पारसी लोग जो होते हैं बच्चे, वो प्रकृति को पूजते हैं, मानते हैं। और जैसे अग्नि पूजक होते हैं तो अग्नि को भी पूजते हैं, ये ध्यान रखना है। इसको जोरेस्ट्रियन भी कहते हैं बच्चे। अग्नि पूजक होते हैं ये लोग, प्रकृति को बहुत सम्मान देते हैं। और उनका जन्म हिंदी में लिख दिए, लाहौर पंजाब प्रांत, ब्रिटिश भारत में एक पारसी परिवार में हुआ। और उस समय अंग्रेजी शासन चल रहा था। तो कौन सा समय है? जन्म बता दिए बच्चे। जन्म कहाँ हुआ? लाहौर पंजाब। उसके बाद हम निधन भी बता दिए 2024। साहित्य अकादमी कब मिला बता दिए। पद्मश्री कब मिला। आईपीएस जैसे पद पे रहे, रॉ में भी काम किए भारत के लिए। और चलिए, तो यहाँ पर से देखते हैं, ही स्टडीड एट गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना। लुधियाना तो पंजाब में पड़ता है बच्चे। और एंड कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी बोलते हैं बच्चे।
कहीं कहीं एमए भी कहा जाता है इन इंग्लिश लिटरेचर। उन्होंने लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की और अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन का जो डिग्री लिया। अब वो यहाँ से देखिए 1980-81 ही स्पेंट ईयर ऑक्सफोर्ड एज ए क्वीन एलिजाबेथ हाउस फेलो। 1980 से 81 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में क्वीन एलिजाबेथ हाउस फेलो के रूप में 1 साल बिताया। तो एलिजाबेथ का भी इनके लिए बहुत सा बड़ा समर्थन रहा। अब यहाँ पर से अब इस पेज पे क्या क्या हम लोग पढ़े हैं फिर से एक बार बता देते हैं। पिछले पेज पे बच्चे जन्म तिथि, कैसे लेखक हैं, क्या लिखते थे, क्या बताते थे, और जन्म कब हुआ इस पेज में, कहाँ हुआ ये बताएं, और कहाँ से पढ़ाई किए तो लुधियाना से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, और 80 से 81 में ऑक्सफोर्ड में एज ए क्वीन एलिजाबेथ हाउस फेलो के रूप में भी कार्य किए हैं, रहे हैं, वहाँ समय बिताए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, करियर देखें इनका, किनका बच्चे के कई दारूवाला का क्या करियर रहा, कैसा रहा। चलिए, तो कहता है ही ज्वाइंड द इंडियन पुलिस सर्विस। जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि ये आईपीएस भी रहे हैं बच्चे। आईपीएस कब रहे हैं? 1958 के समय में। तो आईपीएस जैसे पद पे रहे, राव में भी उनका सेवा रहा। उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव में भी कार्य किया। तो कहता है ही रिटायर्ड इन 1995। जब अंग्रेजी में पढ़ रहे हो तो अंग्रेजी में बोलेंगे 1995 एज द चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमिटी। बताइए, खुफिया विभाग में बहुत समय तक सेवा दिए। 1995 में संयुक्त खुफिया समिति ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमिटी के अध्यक्ष से रिटायर हुए। तो बताइए इनका कितना बड़ा योगदान रहा भारत के लिए। Health how he had a long career in police and intelligence literature gave him national and international recognition। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस और खुफिया सेवा में लंबा करियर बिताया, लेकिन साहित्य ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। तो यहाँ पर से देखिए बच्चे, ये दारूवाला का जो स्टोरी है बड़ा अलग है। इनका जीवन शैली देखिए, राव में रहें, आईपीएस रहें, 1995 में खुफिया विभाग के अध्यक्ष रहे, वहां से रिटायर हुए। क्या गजब का इनका करियर है। हालांकि उन्होंने पुलिस और खुफिया सेवा में लंबा करियर बिताया, लेकिन साहित्य ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। ये समझना जरूरी है। नेशनल और इंटरनेशनल जो पहचान है बच्चे, वो किसने दिलाया है? वो दिलाया है इनको स्टोरी राइटिंग में, लेखन कला के कारण इनको दुनिया भर में पहचान मिला। किसे बच्चे? KKN दारूवाला। तो यहां पर दारूवाला को समझ लेना है, जितना बात बताए हैं बच्चे, क्योंकि वन लाइनर ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है। He also wrote novels like Love Across the Salt Desert 2006 में आया है, और पेपर एंड द क्राइस 2009 में आया है, 2009। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है। तो लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट कब आया है बच्चे? 2006 में आया है। और एक और पुस्तक है इनका, पेपर एंड द क्राइस 9 में आया है, 6-3-9, 3 साल के बाद। कहता है लव अक्रॉस द साल्ट 2006 में, पेपर वाला जो आया है 2009 में, पेपर 2009 में, 2006। अवार्ड कौन कौन सा ले चुके हैं ये शुरू में बताए थे बच्चे, स्टार्टिंग में ही। साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 1984 में, कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड 1987 में, और पद्म श्री बच्चे 2014 में पद्म श्री इनको मिला है। अब ये जो इनका लेखन है इसके समझ लेते हैं, अब फिर आगे जाके कविता को समझने का प्रयास करेंगे कि कविताओं में ये क्या बताना चाह रहे हैं। अपनी कविता फायर हीमैन जो
केकैयन दारूवाला द्वारा लिखी गई है। इस कविता में क्या बताना चाह रहे हैं इसको भी समझेंगे। बच्चे अंग्रेजी है लेकिन क्या करिएगा, अंग्रेजी को समझना पड़ेगा, धीरे धीरे ही सही। चलिए, आज का क्लास कैसा लग रहा है बच्चे बताइएगा। आज हम बहुत जो है ना कम परेशान हैं इन टेक्निकल चीज़ों से। आज थोड़ा सा हमको आराम महसूस हो रहा है, खास करके इंटरनेट। और एक हमेशा डर सताते रहता था कि इंटरनेट कहीं कट न जाए। आज इंटरनेट को मजबूत कर दिए हैं, इतना मजबूत किए हैं कि अब हमको संकट नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आज का इंटरनेट देख करके, सब कुछ। चलिए, क्वालिटी वगैरह सब मेंटेन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का लाइव में जो आप देखते हैं, जुड़ते हैं, सीखते हैं। और बताइएगा PDF PPT के बारे में कैसा है, और बेहतर बनेगा तो बनाएंगे। क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए किसी भी अध्याय में। अभी हम लोग जो है बच्चे टेंस वगैरह जो सीखे थे, फिर से एक बार आपको सिखाएंगे, बेसिक से एडवांस सिखाएंगे। घबराइए मत। प्रीपोजिशन का जो क्लास करा है उसको देख लीजिए, और बेस्ट क्लास ला रहे हैं। किसी भी विषय में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। 12 आर्ट्स और 10th वाले को, साइंस वाले का भी 1 लाइनर शुरू कर रहे हैं बच्चे, घबराइए मत, चैप्टर वाइज। तो यहां देखिए क्या कहते हैं। अंडर ओरियन 1970 में आया, 71 में एप्रिएशन और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976। तो 70, 71, 76, 82। 2004 में क्या आया, द एस्क्रेको क्रो एंड द घोस्ट 2004 में आया। लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट 2006 में आया। तो यहाँ पर जो बोले थे बच्चे, ही आल्सो रोट इन नॉवेल्स, दूगो इनका नॉवेल है जो 2006 में प्रकाशित हुआ, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट और पेपर एंड द क्राइस। तो यहाँ पर पेपर एंड द क्राइस जो है बच्चे 2009 में आया। इन दो लेखन कला के लिए इनको बहुत बड़ा सम्मान, नोबेल प्राइज, नोबेल नहीं मिला है बच्चे, साहित्य अकादमी मिला है, ध्यान रखना है। और ये जो है नोट कर लेना है पेन पेपर लेकर के। चलिए गौरव, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज हमको बहुत आराम महसूस हो रहा है, पूछिए मत। अच्छा लग रहा है कि इंटरनेट साथ देने लगा। चलिए, पिछले कई दिनों से हम बहुत थके महसूस कर रहे थे, आपके बीच नहीं आ रहे थे। गुड इवनिंग बच्चे। और अब बहुत सारा अनुभव भी आ गया है कि कैसे हमको लाइव क्लास में आना है और कैसे बच्चों से जो है मुखातिब होना। तो यहाँ पर देखिए बच्चे क्या है, अंडर ओरियन 1970 में, 71 में एप्रेशन और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 76, कीपर ऑफ द डेड 82, स्क्रैव द स्केरक्रो एंड द घोस्ट 2004, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट 2006 में। अब इसमें से बताना है नोबेल कौन है, तो 2006 में जो आया था साल्ट डेजर्ट, ये एक नोबेल है। और ये क्राइस वाला भी पेपर एंड द क्राइस नोबेल है। कैसा लग रहा है अब बताइएगा क्लास। आप ही लोग, बाद में आप लोग क्लास करते हैं कोई बात नहीं, जो भी बच्चे करते हैं उसमें फीडबैक दिया करिए। आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पर बता दिए, रिवीजन करा दिए हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या लिखे हैं। और 2 गो इनका तो किताब जो है नोवेल ध्यान में रखना है, डेजर्ट वाला और पेपर साल्ट वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर लिटरेचर वर्क्स क्या है बच्चे, हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन अंडर ओरियन, ये जो है बच्चे ये फर्स्ट कलेक्शन है, पहला जो लिखा है, पब्लिश हुआ 1970 में। पहला जो लिखा बच्चे 1970 में प्रकाशित हुआ है। तो कहता है ही रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड 1984, हिज कलेक्शन द कीपर ऑफ द डेड। तो साहित्य अकादमी किस किताब के लिए मिला है, किस चीज के लिए मिला है, द कीपर ऑफ द डेड। ये ध्यान रखिएगा, द कीपर ऑफ डेड के लिए 1984 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। किसके लिए मिला है ध्यान रखना है। और पहला इनका क्या था, अंडर ओरियन वाज, जो पब्लिश हुआ था 1970 में, पहला इनके द्वारा लिखा गया जो है, और इसके लिए अवार्ड मिला इनको।
तो साहित्य अकादमी मिला है। लेटर ही रिटर्न द अवार्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एकेडमी साइलेंस ऑन वायलेंस अगेंस्ट राइटर। तो राइटर सबके विरुद्ध जो है उस समय थोड़ा सा जाति हो रहा था, जिसके कारण इन्होंने अपना जो पुरस्कार है, जो पुरस्कार इनको मिला था, वो सब लौटा दिया सरकार को वापस, क्योंकि राइटर्स के खिलाफ, राइटर्स के लिए लोगों का कोई सम्मान नहीं था। तो चलिए यहाँ पर समझ गए होंगे क्या। इसमें तो 2-3 बात बताएं बच्चे कि पहला कौन है, अंडर ओरियन, चलिए 1970 में आया बच्चे। और दूसरा क्या बताएं, साहित्य अकादमी किसके लिए मिला, द कीपर ऑफ डेड के लिए मिला। अब यहाँ पर लौटा दिया पुरस्कार भी, क्यों लौटाया सर, हम बोले थे हैं श्री संत डुमरिया, श्री संत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, दिल खुश, वेलकम है आपका इस लाइव क्लास में। 6:30 बजे बच्चे डेली जुड़ना है आपको इस लाइव क्लास में। अब समय से सब कुछ चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हम जोड़ चुके हैं, अब ठीक कर चुके हैं। अब रेगुलर आपका क्लास चलते रहेगा और फरवरी तक बच्चे टॉपर बनना है और बेहतर नंबर लाना है। जो भी बच्चे हैं हम आपके साथ हैं, आपकी जो कमी होगी हमारा काम है उसको बेहतर बनाना और उसका मरम्मत करना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का जो जो लाइव में आके पढ़ाई कर रहे हैं, वेलकम है आपका। टारगेट बोर्ड 24 में बच्चे, टारगेट बोर्ड 24 है आपके लिए, बहुत सारी क्लासें लेकर आ रहे हैं, घबराइएगा नहीं, बस आपको जुड़े रहना है। तो यहाँ पर चलिए बच्चे अब कविता को स्टार्ट करेंगे। भाई कविता के विषय में समझ लें, अभी तक लेखक के विषय में समझें। लेखक के बारे में बता दिए हैं कि कई अंधारूवाला कैसे लेखक हैं, क्या हैं, जन्म कहाँ हुआ, इनको साहित्य अकादमी मिला, किस चीज़ के लिए मिला, पहला किताब कौन सा था, ये नोवेलिस्ट भी रह चुके हैं, नोवेल भी लिखे हैं। और ये सभी बातें होने के बाद उनके बारे में बताएं कि वो कौन कौन सा सेवा दे चुके हैं भारत में, आईपीएस राव जैसे इंटेलिजेंस में भी काम कर चुके हैं। और अब ये कविता में क्या बताना चाह रहे हैं बच्चे, उसको समझने का प्रयास करें कि दारूवाला अपनी कविता में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला लाइन जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा आपसे कि भाई बताइए बच्चे, द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरेंस क्या है, ये किस कविता का वाक्य है, लाइन है। तो जलता हुआ घाट फॉस्फोरेंस से चमक उठा, द बर्निंग घाट, ये पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ में, कि भाई बर्निंग घाट के बारे में बताइए, क्या है बर्निंग घाट। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा सा एक सेकेंड। ये रूटीन है बच्चे, इस रूटीन को आपको फॉलो करना है। ये आपका क्लास 12 का रूटीन है। तो करिश्मा बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संत डुमरिया, हेलो सर, हम श्री संत 10वां का लाइव, 10वां का बच्चे 10th वाले का भी नहीं है, 8 बजे से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है सभी बच्चों का लाइव में जुड़ते हैं, बहुत ढेर सारा प्रेम दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। हम आशा करेंगे कि आप लोग बेहतर नंबर लाओ और सबको पीछे छोड़ दो जो भी स्टूडेंट हैं। और ये जो बच्चे दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये रूटीन है बच्चे जिससे पढ़ाई होगा, लेकिन एक दिन बृहस्पतिवार का जो है बच्चे उसको अंग्रेजी को हटा रहे हैं। अंग्रेजी को हटा करके वहाँ पर जो है बच्चे इकोनॉमिक्स वगैरह जोड़ेंगे, क्योंकि बच्चे वहाँ पर इकोनॉमिक्स का डिमांड कर रहे हैं।
चलिए, इकोनॉमिक्स किनका किनका है बता दीजिएगा बच्चे। लाइव हैं, अभी लाइव हैं, बस आप लोग देखिए, लाइव हैं, अभी पढ़ा ही रहे हैं, अभी थोड़ा रूटीन आपके सामने दिए हैं, बस उसको देख लीजिए। क्लास 12 का रूटीन है बच्चे, ये चलेगा 6:30 से 8, 1.5 घंटे का आपका क्लास दिए हैं डेली का। और 8 बजे से जो है बच्चे 10th वाले का क्लास। एकदम आप भरोसा रखिए, थोड़ा सा इंटरनेट व्यवस्था के कारण परेशानी आया, लेकिन फिर उसको ठीक किए, मजबूत किए। सर ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्वेश्चन, करिश्मा बच्चे ज्योग्राफी का दिए हैं, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। यूट्यूब में जब यूट्यूब खोलिएगा तो उसमें ढेर सारा लिंक है, उसमें आप ग्रुप में जुड़ के वहाँ पर से आपको ज्योग्राफी का हम भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। बच्चे घबराना नहीं है, वहाँ से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप यूट्यूब जैसे खोलिएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर से हम लोग दारूवाला का आगे कविता के बारे में समझेंगे। चलिए, आपके सामने से ही हटा रहे हैं। चलिए, तो दारूवाला का जो कविता है बच्चे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोग जान चुके थे उनके बारे में बहुत कुछ, अब यहाँ से कविता के बारे में उनका जो है शुरुआत करेंगे। जलता हुआ घाट, द बर्निंग घाट के बारे में क्या है, क्या लिखते हैं। तो जलता हुआ घाट जो है फॉस्फोरेसेंस जो है, मतलब क्या है इसका, इस लाइन का मतलब क्या है उसको नीचे देखिए। शमशान घाट पर जलती चिताओं से अजीब डरावनी चमक निकल रही थी। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है बच्चे, जलती चिता से एक प्रकार का अजीब प्रकार का डरावनी चमक निकल रही थी। आप देखे होंगे जब रात के समय घाट से गुजरते होंगे, घाट का मतलब बच्चे जहां सबको जलाया जाता है। हमारे सनातन में यही परंपरा है, सबको जलाया जाता है। दूसरे धर्मों में दफनाया जाता है। तो जो इस्लाम धर्म है बच्चे, जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये सब दफन करते हैं, और हिंदू में सनातन में जलाते हैं। और पारसी लोग जो है बच्चे, वो एक साइलेंस, 1 मिनट, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल आज है, कोई बात नहीं बच्चे, इतना तक आपका क्लास कराए हैं। आगे जो है 1 मिनट, चलिए। चलिए, सभी बच्चे लाइव हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, शुक्रिया। सोनू हेलो। चलिए, सभी बच्चे जुड़ जाइए। 2 पार्ट में बनाए हैं इसको, एक लेखक के विषय में बच्चे, और दूसरा जो पार्ट बनाए हैं
वो कविता को समझा रहे हैं। आपके सामने जो रूटीन है बच्चे, इस रूटीन को फॉलो करना है। इसमें अंग्रेजी का बदलाव का चर्चा किए हैं कि अंग्रेजी को हटाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग हैं, समझ रहे थे अभी। आज 6:30 से ही क्लास शुरू किए थे। कोई बात नहीं, जो बच्चे 7 बजे जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि पहले भी हम कराए थे और आज 2 पार्ट में वीडियो बना है। कोई बात नहीं है, उसको कर लीजिएगा। चलिए, हम बराबर बताए हैं बच्चे, समस्याएं अगर पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं। तो यहाँ पर जो है जलता हुआ घाट, और घाट पे क्या होता है बच्चे, जब भी आप गुजरे होंगे अपने पुल पर से, ब्रिज पर से, और नीचे जब चिता को जलते हुए देखे होंगे तो उससे एक आग की लपटें निकल रही होती है, ढेर सारी चिंगारियां निकल रही होती है, और उसके अंदर एक मानव का जो शरीर है वो जल रहा होता है। और यहीं से एक शब्द निकल के आता है, फायर हीमैन। तो फायर हीमैन जो शब्द है बच्चे, इसी से आया है, जलता हुआ घाट से। और चमक रहा है, क्यों चमक रहा है बच्चे, वो जो बॉडी होता है वो जल रहा है, और उसको जलाने के लिए आग को तेज किया जा रहा है, और उसको तेज किया जा रहा है। और आग जैसे मानो उसकी दुश्मन रही हो, यही समझेंगे कि उसको जला रही है, जला रही है। चलिए, तो ये सनातन धर्म की परंपरा है बच्चे कि सबको जलाया जाता है। हम बताए हैं कि दूसरे धर्मों में बच्चे, जो मुस्लिम होते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं, वो दफनाते हैं। और जो पारसी होते हैं बच्चे, जो ये हैं दारू वाला पारसी है, और इनके धर्म में प्रकृति को पूजते हैं, उनको दूषित नहीं करते हैं, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए जो है ये लोग बॉडी को, एक साइलेंस ऑफ टावर होता है जहां पर ले जाके छोड़ दिया जाता है चील और गिद्ध को खाने के लिए। इनका मानना है कि ये प्रकृति से मिला है और इसको उसी को सौंप देना है। तो चील गिद्ध क्या करते हैं बच्चे, शरीर को खा करके उसको डिकम्पोज करते हैं। तो वो एक मोबाइल पे आप चेक कर लीजिएगा, टावर ऑफ साइलेंस। रतन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, रतन। चलिए, वेलकम है आपके लाइव क्लास में। इस चैनल का नाम है टारगेट बोर्ड 24। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा बच्चे, उस पर आपको पढ़ने के लिए जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे और बेहतर लगभग क्लास कराएंगे। और ढेर सारे बच्चों को जुड़ना चाहिए, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, और आप लोगों के सपोर्ट से और बच्चे आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का भी, जो इतना कम समय में हमको इतना मिल रहा है रिजल्ट अच्छा। तो हम भी आपके लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। दूसरा वाला क्या कहता है लाइन, कि एंड वेंडरिंग घोस्ट लाइट्स, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। एंड वेंडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासेड्स बाय, कहता है कि और भटकती भूतिया रोशनी राहगीरों को डरा रही। कि भाई फिल्म में भी देखे होंगे हैं भूतिया वाला, तो यहाँ भी है, जलते सबों से उठती रोशनियां। अब जानबे करते हैं 3-4 कुंटल लकड़ी जहां जलता है बच्चे, तो कितना आग का लौ निकलता है, तो कितना देखे होंगे। और भूत प्रेत जैसी लगती थी, जो डर पैदा करती थी। अब देखबे करते हैं, आग जब बहुत ज्यादा चलता है तो उसका कहीं साइड में परछाई बनता है, और वो भूत की तरह डिजाइन बनते जाता है, नहीं कभी कभी डर जैसा लग जाता है। तो जो कभी घूमे होंगे, घाट के बगल से गुजरे होंगे, तब उनको लगा होगा ऐसा, कितना को तो नहीं लगा होगा। तो यहाँ पर दोनों का मतलब समझा दिए बच्चे, अभी शेयर कर देंगे, आपके मोबाइल में मिल जाएगा। चलिए अब तीसरा लाइन पढ़ते हैं। एज मून लाइट एस्कल्टेड एमोंग द बोन्स, क्या कह रहे हैं, जैसे चांदनी हड्डियों के बीच इधर उधर दौड़ गई। मतलब कहता है कवि कि चांद की रोशनी अजली हड्डियों के बीच से होकर गुजर रही थी।
अब रोशनी समझिए रहे हैं, एकदम वाइट वाइट रोशनी, एकदम आग एकदम लपट रहा है, चिता को जला रहा है, घाट बर्निंग घाट, ये ध्यान रखना है। ये शब्द आपसे एग्जाम में पूछेगा। और मून लाइट स्कल्टेड अमॉन्ग द बोन्स, हड्डियों के बीच बहुत सारी आग की लपटें निकल रही है और मानो उसको जलाने का प्रयास कर। वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, तो देखे होंगे हम लोग में गंगा नदी के किनारे जलाया जाता है अक्सर, और बहुत सा ऐसा जगह है जो रोड के बगल में दफना के छोड़ दिया जाता है। क्या करेंगे? तो वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, तो एक बार भोर में नदी किनारे और घाट के पास टहलते हुए, अब घाट पे टहलते हुए लेखक पहुंचते हैं, कवि अपने बचपन की याद करता है जब वह घाट के पास गया था। कवि बचपन का याद कर रहे हैं कि भाई हम बचपन में घाट पे गए थे और पिताजी ने बताया था कि घाट पे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ ठीक है? तो वी सॉ एम्बर्स, हमने अंगारों को देखा, लॉसिंग देयर क्रूएल रेडनेस, लॉसिंग देयर क्रूएल रेडनेस, हमने अंगारों को उनकी निर्दयी लाली खोते हुए देखा, हमने अंगारों को उनकी निर्दयी लाली खोते हुए देखा, मतलब जलते अंगारे धीरे धीरे बुझ रहे थे और उनकी चमक राख में बदल रही थी। तो बॉडी जब जलता है बच्चे तो धीरे धीरे लकड़ी क्या होती है, जल के राख होने लगती है, और उसमें जो बॉडी है, जो चिता है, वो भी धीरे धीरे जल के वो राख होने लगता है। तो टू द ग्री एस दैट स्वेलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, हाफ कुक्ड लिम्स, उंगली देखिए उस धूसर राख में बदलते हुए जो सबको निगल लेती है और आधे जले हुए शरीर के अंगों को। तो यहाँ अर्थ क्या है कि राख सबको अपने में मिला लेती है, चाहे शरीर अजला ही क्यों ना हो। राख क्या कर लेगा बच्चे? सबको मिला देगा। तो वही तो है, उसको आग लगाया गया है किस लिए? जला करके राख करने के लिए, भस्म करने के लिए। तो यहां कहता है बोर विटनेस टू द फ्रीज डिबोचरी, कहता है जो अग्नि डिबोचरी, जो अग्नि के अत्याचार का साक्षी बने, आधे जले अंग आग की निर्ममता यानी क्रूरता को दिखा रहे थे। आग क्या कर रहा है बच्चे? निर्मम होकर के जलाए जा रहा है, शरीर को जलाए जा रहा है, और जला जला के उसको नष्ट करना। कहता है माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, यू सी, देखो, वो सी क्या देखो? पिताजी ने देखने का, हाफ बर्न्ट फिंगर्स, आधा जला उंगली को देखो। उस आग में क्या जला है? आधा उंगली जला है, देखो आधी उंगली जली है। वो देखो बच्चे, उसको देखो, किसको देखो? चलिए उस उंगली को देखो कैसे जला रही आग उसको, और देखो उस चीज को कैसे आग धधक धधक के उस शरीर को जलाए जा रहा है, राख बनाए जा रहा है। दुनिया देखो, सृष्टि क्या है, ये कोमल शरीर क्या है, एक दिन इसका क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये कोमल शरीर, इसका क्या होना है एक दिन। तो माई फादर सेड, लेखक के पिता ने कहा, यू सी, देखो उस जली उंगली को, आधी जली उंगली को, हाफ बर्न्ट फिंगर्स। पूछ देगा एग्जाम में, इसलिए आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं।
तो कहता है मेरे पिता ने कहा क्या तुमने वे आधी जली हुई उंगलियां देखी। पिता बेटे को जले सब की ओर इशारा करके समझा रहे थे। पिताजी क्या कर रहे हैं कि देखो बेटा वो आधा जला उंगली। तो लेखक के पिता जो हैं वो बता रहे हैं कि उस आधी जली उंगलियों को देखो। हो सकता है एग्जाम में पूछ देगा या अभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें पूछ देगा। एंड बोन, बोन मतलब हड्डी, स्टब्स द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, और हड्डियों के ठूठ कभी कभी आग अपने मृतकों को भूल जाती। कहता है कई बार सब पूरी तरह नहीं जलता और आग उसे अधूरा छोड़ देती है। तो आग हो सकता है वहां कम हो जा रहा हो, नहीं आंच कम लग रहा हो सकता है वो पार्ट्स नहीं सही से जले, अधूरा छूट जाए। तो कविता जो लेखक लिखे हैं बचपन के बात बता रहे हैं कि घाट पे गए थे और उस घाट पे क्या हो रहा था और उस चिता को दिखा करके पिताजी क्या समझाना चाह रहे। अभी लेखक को पता नहीं कि 20 साल के बाद क्या होगा मेरे साथ। हो सकता है मेरा भी बेटा कहीं मर जाए और हजारों मील दूर रहें और क्या करेंगे। साइलेंस ऑफ टावर जो है हजारों मील दूर रहेगा तो क्या करेगा, जलाना पड़ेगा। चिल को वो दे नहीं सकेगा। कहता है जोरेस्ट्रियन माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंज्ड, कहता है मैं एक जोरेस्ट्रियन हूं और मेरे बच्चे मुट्ठी कसी हुई। कहता है कभी अपने धर्म जो पारसी धर्म से जुड़े हैं धर्म का जिक्र करते हैं और उसकी गंभीरता बताते हैं कि भाई हम लोग पारसी हैं बच्चे, बेटा मैं पारसी हूँ, हम लोग पारसी हैं, हम लोग में जलाया नहीं जाता है, दफनाया नहीं जाता है, हम लोग साइलेंस ऑफ टावर में ले जाके शरीर को छोड़ देते हैं और वहाँ चील कौए उसे खा करके खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है प्रकृति ने दिया है और हम प्रकृति को सौंपते हैं। तो ये पारसी जोरिस्ट्रियन लोगों का नियम है। तो 11 नंबर कहता है इनटू ए लिटिल नोट ऑफ पेन आई सोर टू सेव फायर, कहता है दर्द एक छोटी गांठ में मैंने अग्नि को बचाने की कसम खाई है। आगिन को बचाएंगे क्योंकि आगिन छूता जाएगा। तो बचपन में कवि ने शपथ लिया था कि अग्नि को भूलने के पाप से बचाना है। अग्नि को क्या करना है, बचाना है। किससे बचाना है बच्चे, तो उससे को उस बॉडी को जलाने से इस तरह से बचाना। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, कहता है भूलने के पाप से अग्नि को मृतकों को अधूरा छोड़ने से बचाना है। तो ये लेखक कहना चाह रहे हैं अपनी कविताओं के जरिए बच्चे ध्यान से समझना है और सारा जवाब देना है। इट नेवर फॉरगेट, क्या लिखा है बच्चे, इट नेवर फॉरगोट, फॉरगेट नहीं है फॉरगोट है। एंड 20 ईयर्स सीन, अब देखिए यहां पर क्या बोला है, 20 साल का जिक्र किया है कविता में, ये ध्यान रखना है। और पिताजी ने वो जलती उंगलियों का जिक्र किया है, ये सब ध्यान रखना है। इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 ईयर्स सिंस, उसने कभी नहीं भुलाया और 20 साल बीत गए। कवि कहता है कि वह शपथ उसने कभी नहीं भुलाया है। कौन सा शपथ बच्चे, आग से बचाने का, सबको जलाने का। एज आई कॉन्साइंड माई फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम्स, जब मैंने अपने पहले बेटे को आग के हवाले किया। देखिए लेखक किसको अब बोल रहा है, 20 साल बीतने के बाद लेखक कह रहे हैं कि मेरा बेटा मर गया जिसको जलाना पड़ रहा है, और ये कसम जो लिया था खाया था नहीं जलाने का, अब वो कसम भी टूट जाएगा। वाजिब बात है, कसम तो टूटबे करेगा, क्यों नहीं टूटेगा बताइए। तो कहते हैं कि कवि अपने बेटे की मृत्यु का दुखद अनुभव बताते हैं कि मेरा बेटा मर गया, मेरा पहला बेटा मर गया। अब बेचारे के मरने के बाद द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, आप सही कह रहे हैं कि मर गया तो कहाँ ले जाएंगे, पारसी हैं तो पारसी लोग कहाँ ले जाएंगे, टावर ऑफ साइलेंस में।
10वीं का लाइव होगा बच्चे 8 बजे से, एकदम समय से हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है। कहता है सबसे नजदीकी जो टावर ऑफ साइलेंस होगा बच्चे, जो 1000 मील दूर है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। बेटा मर गया, कविता में बताया है। शुरू से एक बार हम आपको जिक्र करते हैं कि घाट घूमने गए पिताजी के साथ, पिताजी ने इशारा किया, जलती उंगलियों को दिखाया, आग किस तरह से धधक रही है और भूत के तरह लोगों को डरा रही है, और ये आग जो है चिता को जलाई जा रही है। अब टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील दूर था। पारसी धर्म में सबों को टावर ऑफ साइलेंस में जलाया, मतलब जलाया नहीं जाता है, वहां जाके छोड़ दिया जाता है टावर ऑफ साइलेंस में, ताकि वहां पर चील कौवे सब खा करके खत्म कर दें। तो यहाँ टावर ऑफ साइलेंस का कहानी क्या है, 1000 मील दूर है, बेटा मर गया है, अब बारी है उसे टावर ऑफ साइलेंस की जगह जलाने का। अब जलाएगा बेचारा, फिर सोचा नहीं था कि हमको जलाना पड़ेगा, लेकिन जो विधि का विधान होता है ना बच्चे, वो तो होके ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर लाइन कहता है कि द फर्म हिमैन सेड टू मी यू स्टैंड फॉर गिव। ये लाइन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। इसका हिंदी कहता है कि उस गंभीर भजन ने मुझसे कहा तुम क्षमा प्राप्त हो। कहा तुम क्षमा प्राप्त हो, कोई बात नहीं। कवि को धार्मिक प्रार्थना से सांत्वना मिली कि उसका कार्य क्षम्य है। बोला कि तुम बहुत प्रयास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम क्षमा योग्य हो, जाओ तुम्हें क्षमा किया। ब्रोकन येट रिबिलियस आई स्वर्ड दिस टाइम। टूटा हुआ फिर भी विद्रोही मैंने इस बार कसम खाई। बेटे की मौत से टूटे हुए कवि ने फिर विद्रोही होकर शपथ ली और फिर एक बार कसम खाया कि हमको मौका मिला तो हम अग्नि में नहीं जलाएंगे। लेकिन आजकल अब सब जलाने लगा है, क्या करेंगे, प्रकृति में जितना जल्दी खत्म हो जाए शरीर। टू सेव इट फ्रॉम द sin ऑफ फॉरगिविंग। इसे क्षमा करने के पाप से बचाने के लिए इस बार कवि ने ठाना कि वह अग्नि को क्षमा करने के पाप से बचाएगा। तो आग को बचाएगा। क्यों बचाएगा बच्चे? क्योंकि पारसी लोग अग्नि पूजक होते हैं। जोरोस्ट्रियन लोग किसकी पूजा करते हैं? आग की पूजा करते हैं। इसको ध्यान में रखना है। और ये 18 लाइन आपका कविता का पूरा हुआ। और ये आपके लिए समरी है बच्चे, इस समरी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल से समरी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, सिलेबस को आप अपना समझ लीजिएगा। मेरे ख्याल से सिलेबस देखने के बाद समरी का जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे वगैरह आपको रटना उचित है, वहां से नंबर मिलेगा। तो ये समरी है बच्चे, इसको समझ लीजिएगा। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिए हैं, आराम से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। ये जो है आपके लिए है कि अभी जो कविताएं पढ़ाएं दोनों पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जो था बच्चे उसमें लेखक के बारे में बताए थे, पार्ट 2 में कविता भी समझाए हैं अभी तुरंत। और अब क्वेश्चन आंसर का बारी। अब अंग्रेजी में पढ़िए। हु इज द पोएट ऑफ फायर हीमैन? हु इज द पोएट ऑफ फायर हीमैन? इसका मतलब हिंदी होता है बच्चे फायर हीमैन का कवि कौन है? तो बताइए कौन है कवि बच्चे? केकेई दारूवाला। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। 50 लाइन दिए हैं बच्चे, 1 लाइनर बोलता है इसको। आपका प्रश्न कहीं एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। व्हाट इज द रिलीजन ऑफ द पोएट? तो पोएट मतलब कवि का जो धर्म है, कौन सा धर्म है? तो बच्चे पारसी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। जोरोस्ट्रियन या पारसी बोल सकते हैं। किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं, अग्नि पूजक होते हैं, अग्नि को पवित्र मानते हैं। व्हाट डज द बर्निंग घाट सिंबलिज? कहता है कि
बर्निंग घाट जो आग धधक के जल रहा था वो किस बात का सूचक है, किसका प्रतीक है? तो हैर्स रियलिटी ऑफ डेथ, मौत की सच्चाई का प्रतीक है। बच्चे मरने के बाद क्या होगा? What frightened the passers by, राहगीरों को किसने डराया? पासर्स जो पास कर रहे थे उसको किसने डराया? वो आग जो धधक के लहर रहा था और अलग अलग परछाई बना रहा था, उसी को भूतिया बोलता है। तो कहता है राहगीरों को किसने डराया? What frightened the passers by, कहता है वेंडरिंग घोस्ट लाइट, कौन डराया? वेंडरिंग घोस्ट लाइट्स। 5 नंबर का है व्हाट डिड द फादर से अबाउट फायर, फादर से अबाउट फायर, फादर मतलब पिताजी, पिताजी आग की ओर देखे क्या बताया? कहा फायर समटाइम्स फॉरगेट इट्स डेड, आग कभी कभी अपनों को भूल जाती है, पिताजी ने बताया। What vow did the poet take in childhood, कवि ने बचपन में कौन सी कसम खाई? तो बचाएंगे सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटनेस, तो यहां पर फॉरगेटफुलनेस, इसको पढ़ेंगे फॉरगेटफुलनेस। चलिए बच्चे अगला है कि वाट, तो ये हो ही गया। 8 नंबर का है कि वेयर वाज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, तो कविता जब पढ़ रहे थे तो बताए थे बच्चे कि कितना नजदीक है कौन सी? टावर ऑफ साइलेंस, जहां पारसी लोग सबको रख आते हैं। तो 1000 मील अवे था, दारू वाला कितना दूर थे? हजारों मील दूर थे टावर ऑफ साइलेंस से, इसलिए उन्होंने जलाना वाजिब समझा। चलिए अगला है कविता में राख किसका प्रतीक? राख क्या बता रहा है? तो कहता है मॉर्टेलिटी एंड डिस्ट्रक्शन, मृत्यु और विनाश का प्रतीक है। इसका प्रतीक है बच्चे मृत्यु और विनाश का। 10 नंबर क्या है? व्हाट डू हाफ बर्न्ड फिंगर्स एंड बोन स्टेप सिंबलाइज, आधी जली उंगलियां हड्डी जला रहा है आग, क्या सिंबल है? तो आधी जली उंगलियां और हड्डियां किसका प्रतीक है बच्चे? इनकम्प्लीट क्रीमेशन और निग्लिजेंस ऑफ फायर, अधूरा दाह संस्कार और आग की लापरवाही। चलिए व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ फायर हीमेन, फायर हीमेन का जो मुख्य मध्य बिंदु क्या है, मुख्य विषय क्या है? तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड रियलिटी ऑफ डेथ, मौत क्या है? आस्था और मृत्यु यथार्थ का संघर्ष है। जो हम लोग जी रहे हैं इसको यथार्थ कहते हैं और हम लोग भी मरेंगे, मनुष्य मरणशील होता है। विच एलिमेंट्स इज सेंट्रल इन द पोएम, कविता का केंद्रीय तत्व क्या है? फायर, आग के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये पारसी हैं, आग में जलाना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन इनका बेटा मरने के बाद इनको आग में जलाना पड़ा, जबकि कसम खाए थे कि हम नहीं जलने देंगे, आग को पवित्र रखेंगे। व्हाट इज फॉस्फोरेंस, तो फॉस्फोरेंस इन द बर्निंग घाट, तो जलते हुए घाट पर फॉस्फोरेंस क्या है? द एरिक ग्लो ऑफ फायर, आग की भूतिया सी चमक है। 14 नंबर कहता है व्हाट डज टावर ऑफ साइलेंस रिप्रेजेंट, तो टावर ऑफ साइलेंस क्या बताता है? तो जोरोस्ट्रियन ब्रुरियल ट्रेडिशन, जो उन लोगों का संस्कार परंपरा है वो टावर ऑफ साइलेंस बताता है। 15 नंबर हु विटनेस्ड द फायर्स डेबौचरी, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर हु विटनेस द फायर डेबौचरी, तो यहाँ पर डेबौचरी अग्नि के अत्याचार का साक्षी कौन बना? तो हाफ कुक्ड लिम्स एंड एसेज, आधे जले अंग और राख। 16 नंबर कहता है व्हाट इज मीन्ट बाय फायर डेबौचरी, अग्नि का अत्याचार का क्या अर्थ है?
तो वो क्रूएल डिस्ट्रक्शन ऑफ बाय फायर, आग द्वारा निर्मम विनाश। कहता है आग देखो कैसे इस शरीर को जलाए जा रही है, जलाए जा रही है। अगला क्या है 17 नंबर बच्चे, कहता है व्हाट डिड द पोएट सी एट डाउन ऑन मीन द रिवर बैंक। तो कवि ने भोर में नदी किनारे क्या देखा, इम्बर्स लॉसिंग रेडनेस टू एस, अंगारे राख में बदले हुए। सुबह में क्या देखा, अंगारे सब जो जल रहा था, रात में धधक रहा था, अभी वो शांत है और राख बन गया। What does sign of forgetfulness mean? भूलने का पाप का क्या अर्थ है, तो नेग्लेक्ट ऑफ बर्निंग द डेड कंप्लीटली, मृतकों को अधूरा छोड़ देना। 19 नंबर है बच्चे, व्हाट डज साइन ऑफ फॉरगिविंग, क्षमा करने का पाप का मतलब क्या है, तो एक्सेप्टिंग व्हाट इज अगेंस्ट फेथ, आस्था के विरुद्ध स्वीकार करना। अगला है व्हाई वाज द पोएट ब्रोकन येट रिबिलियस, कहता है कवि टूटा हुआ लेकिन विद्रोही क्यों था, ही हैड टू क्रीमेट हिज सन अगेंस्ट फेथ, उसे बेटे का अग्नि संस्कार करना पड़ा। तो किसका अग्नि संस्कार किया बच्चे, बेटे का अग्नि संस्कार किया। कोई भी बाप टूट ही जाएगा, आसान नहीं है। कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बर्स लॉसिंग रेडनेस, तो अंगारों की लाली खोने का मतलब क्या है, तो ट्रांजिशन फ्रॉम फायर टू एस, लाइफ टू डेथ, आग से राख, यही है जीवन से मृत्यु की ओर बदलाव। तो ये सब आप देख लीजिएगा, 25 गो हम करा देते हैं। व्हाट स्केर्ड द चाइल्ड पोएट एट द घाट, बच्चे कवि को घाट पर किसने डराया, तो घोस्टली लाइट्स एंड हाफ बर्न्ट बॉडीज, भूतिया रोशनी और अधजले शरीर, भूतिया रोशनी और अधजले शरीर। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, कविता का संदेश क्या है, तो क्या है बच्चे, स्ट्रगल बिटवीन रिलीजियस फेथ एंड ह्यूमन रियलिटी, धार्मिक आस्था और मानवीय यथार्थ का संघर्ष है। चलिए 24 नंबर है बच्चे, विच फेथ इज कनेक्टेड विथ टावर ऑफ साइलेंस, तो टावर ऑफ साइलेंस किस धर्म से जुड़ा है, तो आपको बार बार बता रहे हैं पारसी जोरेस्ट्रियन, पारसी जोरेस्ट्रियन, तो ध्यान रखना है, जोरेस्ट्रियन बोलिए या पारसी बोलिए। तो 24 ऑब्जेक्टिव आपको इसमें वन लाइनर हम करा दिए हैं। अब आपका काम है कि 24 से आगे आपको तैयारी करना। ये आपको शेयर कोड दे रहे हैं, उससे आप जितना है, ऐसे ग्रुप में भी डाल दिए हैं बच्चे, टेलीग्राम ग्रुप है चैनल का, उस पर देख लीजिएगा। और यहाँ भी आपको एक QR कोड दे रहे हैं, जिसको स्कैन करके कभी भी इस वीडियो को देखते हैं तो आप QR कोड को लेकर के निश्चिंत रहिए। चलिए थोड़ा इंटरनेट इसमें देखना पड़ता है। चलिए अब यहाँ पर आपको एक कोड मिल जाएगा, प्रिपेयरिंग टू हो रहा है, बस आप उसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। और आज का क्लास कैसा लगा आपको अंग्रेजी का, फायर ही मैन, बताइएगा जरूर, इस कविता का मतलब एक एक चीज समझाइएगा जरूर। अब यहाँ से आपको एक स्कैनर दे रहे हैं, चलिए तो हमेशा याद रखिएगा, अभी आपका जितना भी सिलेबस बचा है वन लाइनर का और सब्जेक्टिव का, ये सप्ताह सब्जेक्टिव का शुरू है बच्चे। सब्जेक्टिव आपको कराएंगे, 2 दिन इंग्लिश है तो उसको 1 दिन कर देंगे और 1 दिन इकोनॉमिक्स जैसा विषय जोड़ देंगे। अब आप लोग बताइएगा, होम साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तीनों चल रहा है, मतलब इकोनॉमिक्स नहीं चला है, इकोनॉमिक्स भी चलेगा।
इसलिए इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जुड़ जाइए, जितना जल्दी हो सके शेयर करिए और सभी तक पहुंचाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लाइव में जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बाद में भी वीडियो आकर के देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है वैसे बच्चों को जो बाद में आकर इस चैनल को सपोर्ट करते हैं और वीडियो को देखने में देखते हैं। चलिए, यहाँ से एक स्कैनर कोड आ रहा है बच्चे, इस स्कैनर कोड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं और गूगल खोलिएगा तो उसके बगल में एक गूगल लेंस होता है, उसमें जा कर के इस पिक्चर को डालिएगा तो आपको ये सारा पढ़ाया हुआ पेज आपके मोबाइल में आ जाएगा। बस आपको डाउनलोड करना है और नोट्स वगैरह बना लेना है। इससे बेसिक कुछ नहीं आएगा, जितना आज पढ़ाए हैं लगभग इससे 90% सवाल आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना स्कैन कर लीजिए। आज सवेरे थोड़ा सा विदा लेते हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखिए सब्जेक्टिव क्लास इस सप्ताह शुरू था। थोड़ा सा आपको समस्या 12-13 तारीख को होगी। 12-13 तारीख के बाद आप सब कुछ जो है, जो क्लास चल रहा है वो चलते रहेगा और बेहतर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।